सोच के देखिए एक ऐसे देश के बारे में जहाँ पिछले 100 सालों में 20 से ज़्यादा बार मिलिट्री ने पावर सीज किया है। एक ऐसी जगह जहाँ मोनार्ची को पूजा जाओ, पर आज की डेट में मोनार्ची ही स्क्रूटनी के अंदर है। मैं बात कर रहा हूँ थाईलैंड की। थाई पीपल अपनी वार्मथ और फ्रेंडलीनेस की वजह से फेमस है और इसी वजह से इस जगह को लैंड ऑफ स्माइल्स के नाम से भी बुलाया जाता है। थाईलैंड एक प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट सोसाइटी है और इसका कल्चर और मॉरल वैल्यूज़ बुद्धिज़्म से इंस्पायर है। थाई पीपल एल्डर्स और अथॉरिटी फिगर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और ये उनकी एक कोर वैल्यू है। बुद्धिज़्म थाईलैंड के कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है जो उनके आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर में भी दिखाई देता है। थाईलैंड के कल्चर में मोनेस्ट्रीज और टेम्पल का इन्फ्लुएंस आप बहुत अच्छे से विटनेस कर सकते हैं। ट्रेडिशनल थाई आर्ट जैसे कि पेंटिंग, स्कल्पचर या डांस, इसमें देश के रिच हेरिटेज को दिखाया गया है। थाई म्यूजिक, चाहे वो क्लासिकल हो या कॉन्टेम्पररी, एक डिस्टिंक्टिव साउंड ऑफर करता है। थाई क्यूजिन अपने फ्लेवर्स के बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। स्वीट, सॉर, सॉल्टी और स्पाइसी एलिमेंट्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थाई फूड में मिलता है। पॉपुलर डिशेज जैसे कि पैड थाई, टॉम यम सूप और ग्रीन करी इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। थाईलैंड की कैलेंडर में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट फेस्टिवल्स है, जैसे कि सोंगकर जो थाईलैंड का न्यू ईयर है, लॉय क्रथोंग जो कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, और अलग अलग बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स थाईलैंड में सेलिब्रेट किए जाती है। थाईलैंड का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा रॉबस्ट है। इसमें पब्लिक और प्राइवेट स्कूल दोनों क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन 15 साल तक इस देश में कंपल्सरी है और थाई गवर्नमेंट एजुकेशन एक्सेस और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लगातार कोशिश करती रहती है। थाईलैंड साउथ एशिया की एक प्रोमिनेंट कंट्री होने के साथ साथ एक एमर्जिंग इकॉनमी भी है जो डाइवर्स इंडस्ट्रीज जैसे कि टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। टुडे थाईलैंड इज वन ऑफ द इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ एशियन रीजन। थाईलैंड की इकॉनमी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। कंट्री का टूरिज्म सेक्टर ग्लोबल स्केल पर सिग्निफिकेंट है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी स्ट्रांग है, स्पेशली ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। साथ ही थाईलैंड के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जैसे कि राइस और सी फूड बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं इस कंट्री के। रीजनल लेवल पर थाईलैंड का स्ट्रेटेजिक लोकेशन साउथ ईस्ट एशिया में है जो मेजर ट्रेड रूट्स को कनेक्ट करता है। इसलिए रीजन के इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में थाईलैंड एक क्रिटिकल रोल भी प्ले करता है। अब सोचिए थाईलैंड इतना इम्पोर्टेंट है तो उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन और स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होगी हम लोग के लिए। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा थाईलैंड के पॉलिटिकल डायनेमिक्स को। थाईलैंड का पॉलिटिकल लैंडस्केप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें मोनार्ची, मिलिट्री और सिविलियन पावर के थ्रेड जुड़े हुए हैं। इस देश की हिस्ट्री इंस्टेबिलिटी के साइकिल से भरी हुई है जिसमें मिलिट्री कूप्स, प्रोटेस्ट और इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हद तक शामिल है। अगर मैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पर चक्री डायनेस्टी जो कि 1872 में इस्टेब्लिश हुई थी उनका रास्ता। इस डायनेस्टी ने सेंचुरीज तक थाईलैंड पर रूल किया। शुरू में एब्सोल्यूट मोनार्च यहाँ पर रूल करते थे, लेकिन धीरे धीरे डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स बढ़ने लगे और एब्सोल्यूट मोनार्च की पावर कम होती चली गई। जब एब्सोल्यूट मोनार्च की पावर कम होती चली जाती तो थाईलैंड के अंदर होता है एक ब्लडलेस को जिसे हम बोलते हैं सियामीज रेवोल्यूशन जो 1932 में होता है। इसमें मिलिट्री और सिविलियंस लीड करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची को इंट्रोड्यूस किया जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की तरफ ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट होता है थाईलैंड का। इसके बाद थाईलैंड में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस तो आ जाती है पर मिलिट्री का डोमिनेंस तब भी कम नहीं होता। मिलिट्री अपना डोमिनेंस बना के रखती है थाईलैंड के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर और इसके बाद भी कई बार थाईलैंड के अंदर मिलिट्री कूप्स हुए जिसमें सिविलियन रूल्स को डिसरप्ट किया गया और ये किया गया नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर और स्टेबिलिटी के नाम। तो थाईलैंड में आज भी मिलिट्री का काफ़ी ज़्यादा होल्ड है उसके डीप रूटेड पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात तो हो गई, पर आज की डेट में थाईलैंड का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है? थाईलैंड का पॉलिटिकल सीन डीपली डिवाइडेड है। पीयू थाई पार्टी और
पनांग प्रचारक पार्टी के बीच में। 2023 के जनरल इलेक्शन में इंटेंस कंपटीशन और एलिगेशन का इलेक्ट्रल फ्रॉड देखने को मिला थाईलैंड के अंदर। आज की डेट में इस कंट्री को इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, जैसे कि टूरिज्म के ऊपर कंप्लीट रेजिलियंस होने का, इनकम इनइक्वालिटी के बढ़ने का और करप्शन का। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से भी इस इकॉनमी को एक बहुत बड़ा झटका आ रहा है। आखिरी कुछ सालों में इस कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जो ग्रेटर डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे हैं। मोनार्ची के ऊपर ज़्यादा स्क्रूटनी हो रही है और ट्रांसपेरेंसी और पावर लिमिटेशंस की बात की जाए। अब बात करते हैं मोनार्च का क्या रोल रहता है थाईलैंड की इकॉनमी के अंदर। मोनार्च अभी भी नेशनल यूनिटी और स्टेबिलिटी का सिंबल है थाईलैंड, लेकिन इनका रोल टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। अब ज़्यादातर किंग सेरेमोनियल फंक्शन में ही रहते हैं। थाईलैंड में मोनार्ची को आज भी जनरल रिस्पेक्ट मिलती है। हाउएवर 2006 में एक मोनार्च भूमिबोल अदुलियादेज, इनकी कॉन्ट्रोवर्शियल डेथ हुई थी थाईलैंड में, जिसकी वजह से मोनार्ची का फ्यूचर भी थाईलैंड में बहुत ज़्यादा डिबेट। अगर अब हम इसको समराइज़ करें तो थाईलैंड एक ग्रोइंग इकॉनमी है, एशियन रीजन में एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है और इकोनॉमिक पावर हाउस भी है अमर्जिंग कंट्रीज़ के अंदर। पर यहाँ पर पॉलिटिक्स का फ्यूचर बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है और मिलिट्री का इन्फ्लुएंस और मोनार्च की फ्यूचर पे क्वेश्चंस है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिमांड है अकाउंटेबिलिटी की और डेमोक्रेसी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस देश को इन चैलेंजेस को ओवरकम करने की और डेमोक्रेटिक फ्यूचर की तरफ बढ़ने की। Alright, I think that is all for this video. If you like this video, please share it with your friends, subscribe to our channel and give us a thumbs up. I see you in the next video. Thank you.